यही का तमाम ये कंबोज लाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप देख रहे हैं मनी 9 और मनी 9 की खास पेशकश मनी सेंट्रल में आपका स्वागत है। मेरे साथ स्टूडियो में है मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर, आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी है जिसका आप विश्लेषण करेंगे विस्तार से? शुभम, मनी सेंट्रल में हम आज आपको बताएंगे भारत के एक सबसे बड़े सुधार की कहानी, जो लगभग लड़खड़ाकर अपनी जगह बैठ रहा है और जिस पर चारों तरफ सरकार के भीतर और सरकार के बाहर बहुत सारी चर्चाएं हैं कि आखिर भारत में बीमार कंपनियों के उद्धार का सुधार बार बार क्यों खुद उद्धार मांगने लगता है और उसकी परिस्थिति क्या है इस समय, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके साथ रूस से हमारे पास बड़े अपडेट हैं और बड़ी खबर है, और रूस की अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ काफ़ी बड़ी खबरें निकल कर सामने आई हैं जिन पर हम बात करेंगे। चलिए, और बात किन चीज़ों पर होगी देख लीजिए ऑन द शो। सबसे पहले बात होगी रूस पर प्रतिबंधों का एक और वार, क्यों हार गया बड़ा सुधार, सरकार के लिए क्यों महंगा हो रहा है कर्ज, क्यों फिर से लुढ़क रहा है रुपया, बात होगी बिजली के संकट पर जो आने वाला है, और बताएंगे अंशुमान जी कि कहां अटक गया BSNL और MTNL का मर्जर। लेकिन सबसे पहले रूस पर प्रतिबंधों का सिलसिला थम नहीं रहा। रूस के दो बड़े बैंक सबर बैंक और अल्फा बैंक को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को रूस में निवेश करने से पूरी तरह रोक दिया है। केवल अमेरिकी नागरिक ही नहीं, जो अमेरिका में रहते हैं वही नहीं, पूरी दुनिया में कहीं भी रहते हो उनको अब निवेश नहीं करने दिया जाएगा रूस में, इस पर रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन की बेटियों पर, विदेश मंत्री की पत्नी पर और उनकी बेटियों पर, साथ ही सुरक्षा परिषद के अधिकारियों पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। सर, बैंकों पर और पुतिन के रिश्तेदारों पर या विदेश मंत्री के रिश्तेदारों पर क्या प्रतिबंध लगे और ये किस तरह काम करेंगे? शुभम, रूस को क्रमशः धीमे धीमे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सिस्टम से बाहर करने की प्रक्रिया में ये सबसे बड़ा कदम है। अगर आप सबर बैंक और अल्फा बैंक को देखें तो ये रूस के बड़े बैंक हैं। व्यवहारिक रूप से कल अमेरिका ने जिस तरीके के प्रतिबंध लगाए हैं, अमेरिका और यूके ने काफ़ी सख्त प्रतिबंध लगाए हैं जिन पर हम आगे बात करेंगे। उसके बाद सबर बैंक अब पूरी तरह अनटचेबल हो गया है, यानी वो वित्तीय सिस्टम से कट चुका है। अल्फा बैंक पूरी तरह वित्तीय सिस्टम से कट चुका है, उससे कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएंगे। अगले चरण की तरफ बढ़ते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जो विदेश में रहने वाले अमेरिकी हैं उन्हें भी रूस में किसी तरीके के निवेश करने से रोक दिया है। अमेरिका की प्रमुख IT कंपनी इंटेल वहां से अपना कारोबार समेट रही है। यूके ने किसी भी तरीके का निवेश रशिया से ब्रिटेन में बैन कर दिया है। जो आंकड़े हमारे पास उस हिसाब से करीब $11 बिलियन की एसेट्स, रशियन एसेट्स ब्रिटेन में मौजूद हैं जो फ्रीज हो गई हैं, जिन्हें वो वापस नहीं निकाल सकते हैं। अब केवल रूस के पास एक बैंक बचा है, गैज़प्रॉम बैंक, जिसके जरिए ऑयल और गैस के पेमेंट्स किए जाते हैं। केवल एक वही खिड़की खुली है कल के प्रतिबंधों के बाद। एक ये सबसे महत्वपूर्ण प्रतिबंध है, और दूसरे प्रतिबंध व्यक्तिगत रूप से उन लोगों के ऊपर लगाए गए हैं। उसमें खासतौर से अब पुतिन का अपना परिवार, उनकी 2 बेटियां जो रूसी सरकार के साथ काम करती हैं, रूसी सरकार से जुड़ी हुई हैं, उन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। उसमें उनकी एक बेटी जिसका नाम मारिया वाल्दी मोरोवना वोरोनोत्सवा है, वो एक स्टेट फंडिंग प्रोग्राम चलाती हैं जो सरकार से चलने वाला कार्यक्रम है, उसके प्रमुख है, और जिस पर काफ़ी बिलियंस डॉलर्स की फंडिंग उनको मिलती है। और दूसरी जो उनकी बेटी हैं कैटरीना वाल्दीमिरोवना, जो कि एक टेक एग्जीक्यूटिव हैं और रशियन गवर्नमेंट को तकनीकी सलाह देती, इन दोनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा सर, रूस की अर्थव्यवस्था से जुड़ी कुछ बड़ी भविष्यवाणियां भी कल हमने देखा जो अमेरिकी एजेंसियों ने दी। वो भविष्यवाणियां कितनी अहम हैं? रूस की अर्थव्यवस्था पर पहली बार, इन प्रतिबंधों के बाद पहली बार अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने काफ़ी ठोस ढंग की भविष्यवाणियां की हैं, और जो ये बताती हैं कि प्रतिबंधों का असर किस गहराई तक जा सकता है। रूस के जो व्हाइट हाउस की जो इकोनॉमिक काउंसिल है, उसके प्रमुख डायरेक्टर जो ब्रायन रीस हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है व्हाइट हाउस के सामने इन ताजे प्रतिबंधों के साथ। उसके हिसाब से रूस जिस तरह से दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के सिस्टम से कटा है, यदि उसकी तेल और गैस की आपूर्ति ना भी रोकी जाए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो भी 2022 में रूस की अर्थव्यवस्था 10 से 15% कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, यानी 10 से 15% की निगेटिव ग्रोथ रेट होगी, शून्य से नीचे चली जाएगी। और इस साल रूस में महंगाई दर 200% के आसपास पहुंच सकती है, 200% की महंगाई दर बढ़ सकती है।
रूस का पूरा इतिहास महंगाई, हाइपर इन्फ्लेशन से भरा हुआ है। रूस में हर 10 साल बाद, 15 साल बाद महंगाई और हाइपर इन्फ्लेशन आती है, नंबर एक। दूसरी चीज ये कि रूस दुनिया की बड़ी महाशक्ति हो सकता है, पर रूस दुनिया की आर्थिक महाशक्ति कभी नहीं हो पाया। दुनिया की जीडीपी में रूस का हिस्सा काफी कम है। रूस आर्थिक असमानता में दुनिया के सबसे खराब देशों में माना जाता है। रूस में गरीबी इतनी ज्यादा है कि इनकम इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा है। और तीसरी चीज ये कि रूसी बैंकों पर इन प्रतिबंधों के अंतिम चरण के बाद रूबल दुनिया की वैसे भी सबसे खराब मुद्रा है, लेकिन उसमें और गिरावट की आशंका है। तो रूस का भविष्य, पुतिन ये युद्ध का नतीजा कहीं भी ले जाए, पर ये युद्ध इतना नुकसान कर चुका है शुभम रूस की अर्थव्यवस्था का और रूस के कि रूस में महंगाई आने वाले समय में महंगाई और आर्थिक संकट रोके नहीं जा सकते। ये घोषणा और ये जो आंकड़े मिले हैं, ये आंकड़े दुनिया में उन बैंकरों को, उन निवेशकों को चौंकाएंगे, उन निवेशकों को रूस के बारे में अपनी स्ट्रेटजी बदलने पर मजबूर करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये, ब्रिटेन ने ये कोशिश शुरू की है कि कोयले के बाद कोयले पर यूरोप ने प्रतिबंध लगाया है कि आप अगले चरण में यूरोप के देश इस बात के लिए तैयार हों कि वो धीमे धीमे गैस और ऑयल पर भी अपनी डिपेंडेंस खत्म करें, और उसके लिए नई डेडलाइंस तय की गई हैं। कुछ देश अक्टूबर तक, कुछ देश सितंबर तक और कुछ देश दिसंबर तक रशियन एनर्जी पर अपनी निर्भरता कम करेंगे। यानी ये प्लान सिर्फ युद्ध तक खत्म होने तक नहीं चलेगा, ये लंबा प्लान है कि रूस को दुनिया के सिस्टम से बाहर रखा जाए, बाहर करें। और 200% इन्फ्लेशन का मतलब है कि जो चीज़ 100 रुपए की मिल रही थी पिछले साल, वो जनता को रूस की 300 रुपए में मिलने लगेगी। ये बड़ा संकट है। और इसके अलावा जहाँ तक रूबल की बात की अंशुमान जी ने, वो इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो $1 की कीमत करीब करीब 80 रूबल के बराबर हो चुकी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सुधार की, जिसकी अंशुमान जी बात कर रहे थे कि एक बहुत बड़ा सुधार था जो बैठता जा रहा है, उस पर हम डिटेल से बात करें। उससे पहले आप द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पर मनी 9 की एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए। कंपनी ढंग से चलाइए या चलते बनिए, बदनीयत कारोबारियों के लिए कुछ ऐसा ही संदेश लेकर आई थी दिवालिया और शोधन अक्षमता संहिता यानी IBC। उद्देश्य भी स्पष्ट थे, जो धंधा चलाने में असमर्थ हैं वे कारोबार बंद कर सकें, ठप पड़े कारोबार में फंसी कंपनियों का इस्तेमाल हो सके और बैंकों के फंसे कर्ज की वसूली की जा सके। लेकिन अर्थव्यवस्था में छाई मंदी और अदालती चक्करों से देरी होने के कारण इस कानून की चमक अब फीकी पड़ रही है। बैंकों के फंसे कर्ज की वापसी सिर्फ 1/3 रही। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने हाल ही में संसद को बताया कि 31 दिसंबर 2021 तक IBC के तहत कुल 457 मामले निपटाए जा चुके हैं। 444 कंपनियों के उपलब्ध आंकड़े के मुताबिक कुल 7.54 लाख करोड़ रुपए के दावे पेश हुए। इनमें से बैंकों को रिकवरी में 2.5 लाख करोड़ रुपए मिले। अक्टूबर से दिसंबर 2021 वाली तिमाही सबसे ज्यादा खराब रही। लेनदारों के हाथ केवल 13.41% की राशि ही आई। कुल 32,861.90 करोड़ के दावे पेश हुए, जिनमें कुल 4,406.76 करोड़ ही मिल सके। चार्टर्ड अकाउंटेंट अंकित गुप्ता कहते हैं, रिकवरी के सुस्त हो जाने की 2 बड़ी वजहें हैं। पहली, अदालती चक्रों की वजह से दावों के निपटान में देरी होना, और दूसरी, अर्थव्यवस्था में छाई मंदी के कारण कंपनियों की क्षमता भी प्रभावित हुई है, जिस वजह से फंसी हुई कंपनियों को खरीदने में लोग रुचि नहीं दिखा रहे। नियम के अनुसार 270 दिनों के भीतर किसी कंपनी की दिवालिया प्रक्रिया को पूरा करना होता है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि 73% मामलों में ये समय सीमा पार हो जाती है। बैंक अधिकारी बताते हैं कि NCLT में एप्लीकेशन देने के साथ ही कार्रवाई में विलंब का सिलसिला शुरू हो जाता है। बड़ी कंपनियों की नजीरें सामने हैं। सुपरटेक, जो अभी हफ्ते भर पहले दिवालिया घोषित हुई है, उसका मामला दिसंबर 2019 से लंबित था। JP एसोसिएट्स का मामला तो सितंबर 2018 से IBC के तहत दर्ज है। JP इंफ्रा, जिस पर कार्रवाई के लिए खुद बैंकिंग नियामक RBI ने IBC को निर्देश दिया था, ये मामला बीते 5 साल से लंबित है। ये विलंब ही है जिसकी वजह से IBC की सफल कहानी में असफलताओं के अध्याय जुड़ रहे हैं और इसका आकर्षण कम हो रहा है। मनी 9 के लिए शुभम शंखधर। ये तो बात हुई IBC की, लेकिन बैंकों के फंसे कर्ज की वसूली के लिए एक और कोशिश ढीली पड़ती दिख रही है। वो है NARCL की, यानी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की। लक्ष्य ये था कि वित्त वर्ष 2021-22 की समाप्ति तक करीब 50,000 करोड़ के फंसे कर्जों के अकाउंट इसके हवाले कर दिए जाएंगे। लेकिन अभी तो यही नहीं पता कि इसका मुखिया कौन होगा। जो मुखिया आए थे वो चले गए, नए मुखिया चुनने की प्रक्रिया चल रही है। अभी बहुत सारी चीज़ें
नहीं हो पाई हैं, तो ये काम तो शुरू कब कर पाएगा? सर, इन दोनों सुधार पर मैं बात करूंगा। पहले आते हैं आईबीसी पर। ये एक ऐसा सुधार था जिसको लेकर बहुत उत्साह था, काफी खबरें छपती थी, सुर्खियों में रहता था। अब इसकी हालत इतनी पतली क्यों होने लगी? शुभम बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसे भारत के आर्थिक सुधारों का सबसे छूटा हुआ कोना माना जाता था, और जब इंडियन बैंक्रप्सी कोड आया तो इसे एक किस्म का युग प्रवर्तक सुधार कहा गया। क्योंकि अगर भारत के सुधारों की एक मैक्रो पिक्चर बनाएं तो इस सुधारों में एक तरफ विदेशी निवेश का उदारीकरण है, दूसरी तरफ प्राइवेटाइजेशन है, तीसरी तरफ नई कंपनियों को भारत में आने की इजाज़त है, चौथी तरफ सरकारी रेगुलेटर्स हैं। एक बड़ा हिस्सा जो किसी भी अर्थव्यवस्था में सबसे ज़रूरी होता है कि जब अर्थव्यवस्था में मंदी आती है या कोई संकट आते हैं तो कंपनियां डूबती हैं, उनके कर्ज डूबते हैं, उन्हें उबारने की व्यवस्था कैसे की जाए। और इस दृष्टि से लगातार पिछले 25 सालों से इसकी चर्चा चल रही थी। तो जब ये सरकार आई और इसने आईबीसी लॉन्च किया तो ये माना गया कि कम से कम एक ऐसी चीज़ जिस पर बिल्कुल अंधेरा कोना था, क्योंकि उससे पहले बैंकों के एनपीएस थे, उनके सामने कोई रास्ता नहीं होता था, रिकवरी नहीं होती थी, तो इसे ये माना गया कि ये युग प्रवर्तक सुधार है, ये भारत के आर्थिक सुधारों का और भारत के बैंकिंग उद्योग और फंसी हुई कंपनियों की तस्वीर बदल देगा। पर ऐसा हरगिज नहीं हुआ। बाकी लोगों की छोड़िए, बाकी जो आंकड़े हमारे पास हैं, खुद सरकार की संसदीय समिति ने जो पिछले साल अपनी रिपोर्ट दी उसमें यह कहा, जिस संसद ने इसे पास किया था उस संसदीय समिति की, उसी संसद की समिति ने, जिसके प्रमुख जयंत सिन्हा हैं जो भारत के भूतपूर्व वित्त राज्य मंत्री रहे हैं, उनकी रिपोर्ट थी और उन्होंने कहा कि आईबीसी की सफलता को आंकने का यह पैमाना हो ही नहीं सकता कि कितनी कंपनियां बंद हुई हैं। इसका पैमाना तो कंपनियां चलाने के लिए, इन्हें रिवाइव करने के लिए और इन्हें दूसरे बायर्स के पास पहुंचाने के लिए होता है। अब आप बाकी आंकड़ों के मकड़ में जाल में ना भी जाएं तो 3 बड़े आंकड़े पकड़े और माने कि क्या ये इतना बड़ा सुधार, जिसको अगर हम अंग्रेजी में कहें कि गॉड्स ऑफ फेलिंग जैसी स्थिति थी, कि इतना बड़ा सुधार कहां खड़ा है। पहली चीज है 80 से 90% हेयर कट, यानी बैंकों का जो पैसा इसमें डूबा हुआ था उस पर 80 से 90% तो उनका डूब गया पैसा, जो उन्हें वापस नहीं मिला। 15 से 16% की रिकवरी हुई, नंबर 1। दूसरी चीज है, इसके अंदर आई कंपनियों में से 50% के आसपास जो कंपनियां, जो मामले निपटाए गए, वो कंपनियां बंद ही हो गई, लिक्विडेट हो गई। यानी कि प्रमोटर्स को पिछले दरवाजे से एग्जिट का रास्ता मिल गया, जो इसमें आए उन्होंने कंपनियों से एग्जिट कर लिया। हमारे पास कोई जानकारी सरकार ने नहीं दी कि इन कंपनियों के बंद होने से कितना जॉब लॉस हुआ, पर जब आईबीसी लाया गया था तब संसद में बार बार ये कहा गया था कि कंपनियों को चलाएगा, इससे रोजगार आएंगे, जो रोजगार जा रहे हैं वो बचेंगे। ये दूसरी चीज थी। और ये दोनों चीजें भी मान लें, चलिए बैंकों ने हेयर कट लिया, क्योंकि बैंकों के लिए तो आप ये कह सकते हैं तर्क के तौर पर कि वो डूबे हुए कर्ज थे, उन्होंने तो उनको बट्टे खाते में डाल ही दिया था, राइट ऑफ कर दिया था, जो उन्हें मिला वो ठीक है। दूसरी चीज, चलिए कंपनियां नहीं चल रही थी, बंद हो जाएंगी। अब तीसरी सबसे बड़ी चीज ये कि आईबीसी में डिलेज इतने ज्यादा हैं, रिजॉल्व करने में 73% से ज्यादा केसेस जो हैं वो 270 दिन की सीमा में तय ही नहीं हो पाते। तो उसके कारण 2 बड़े नुकसान होते हैं। एक नुकसान ये होता है कि जो रिकवरी करने वाला बैंक है, बैंक तो वैसे भी उसे गिव अप कर चुका है तो उसको परस्यू करना छोड़ देता है। दूसरा, अगर आपको एसेट बेचनी है, मान लीजिए किसी डूबती हुई कंपनी की, तो उसके बायर को पता ही नहीं कि उसको एसेट कब मिलेगी, उसे कब उसका टेक ओवर मिलेगा, और इससे उस एसेट की वैल्यूएशन लगातार गिरती जाती है। सुपरटेक की स्थिति आपके सामने है। सुपरटेक आईबीसी में जाने के बाद डिफॉल्ट हो गया, पहले डिफॉल्ट हुआ तब आईबीसी में गया, और अब क्या हो रहा है कि आईबीसी में जाने के बाद फाइनली डिफॉल्ट हो गया। जबकि कोशिश ये थी कि चलिए एक डिफॉल्ट के बाद सुपरटेक की समस्या को रिजॉल्व किया जाएगा और उसे उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये अगर इस सुधार के पूरे तीनों आयाम देखें, क्या इससे बैंकों का पैसा वसूल हुआ? बिल्कुल नहीं। डिपॉजिटर्स का पैसा डूबा, बैंकों की कैपिटल डूबी, खैर बैंकों को वापस सरकार ने कैपिटल दे दी टैक्स पेयर्स की मनी से, नहीं। दूसरी चीज ये, क्या कंपनियों का रिवाइवल हुआ? 12-13% कंपनियां रिवाइव हुई जिनको अच्छे बायर मिल गए, बाकी कंपनियां रिवाइव नहीं हुई, दोबारा चलने की स्थिति में नहीं आई। यानी आईबीसी एक तरीके से बीमार कंपनियों का कब्रिस्तान हो गया, वो मुर्दाघर हो गया, वहां जो गया वो जिंदा नहीं लौटा, वो बंद होकर ही वापस निकला ज्यादातर कंपनियों में। और तीसरी चीज ये कि कम से कम जो भी होना है, बंद होना है, चलना है, हेयर कट होना है, उसकी रफ्तार ही तेज हो, वो भी नहीं हुई। और इसलिए भारत का यह सबसे ताजा सुधार है, ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ, केवल 4-5 साल, पूरा 5 साल का सुधार है। पूरे उद्योग के भीतर, सरकार के भीतर, बैंकों के भीतर यह बात उठने लगी कि इसे वापस नए सिरे से ड्राइंग बोर्ड पर लाया जाए, सोचा जाए कि इसमें क्या हो रहा है। क्योंकि यहां से एक बहुत बड़ी होप थी इस सुधार के साथ, एक बहुत बड़ा मिसिंग लिंक था भारत के आर्थिक सुधारों में, वो टूटती दिखाई दे रही है। बिल्कुल सर, इस रिपोर्ट को लिखते समय जब मैं विशेषज्ञों से बात कर रहा था तो जो बात आपने उठाई, ये बात बिल्कुल उन्होंने भी प्रमुखता से उठाई और उल्लेख किया उसका, कि जो विलंब होता है वो इसलिए भी खराब होता है कि जब आप डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं
और आपके ऊपर जब कार्यवाही होती है, जब लंबा समय मिलता है, तो जो प्रमोटर होते हैं, जो बची खुची भी एसेट होती है उसे साइड लगा देते हैं, किनारे लगा देते हैं और खरीदने वाले के हाथ कुछ आता नहीं। तो जो कुछ भी हो पा रहा है उसमें इतना विलंब हो क्यों रहा है फिर? दो वजह हैं। एक चीज कि आईबीसी के जो स्टेक होल्डर हैं वो दोनों स्टेक होल्डर्स मिलकर चीजें डिले करते हैं। पहली चीज तो है कि बैंकों का बहुत इंटरेस्ट नहीं होता, बैंक केसेस को बहुत ज्यादा परस्यू नहीं करते कि उनकी बैलेंस शीट से तो ये बाहर हो चुका है, वो जो कैपिटल उसमें डूबी है वो पैसा उन्हें वापस मिल जाता है। और दूसरी चीज, आईबीसी की पूरी ब्यूरोक्रेसी इतनी इफिशियंट नहीं है कि वो इन मामलों को तेजी से आगे परस्यू कर सके। तीसरी बड़ी चीज ये है कि बहुत सारे ग्रे एरियाज हैं कानून में जिन्हें अभी तक प्लग नहीं किया गया है। तो जितना डिले होता है, अब आप उसमें यह भी कह सकते हैं कि ट्रिब्यूनल और कंपनियों के बीच में एक खास किस्म का कन्वीनियंस या गठजोड़ भी होता है। ये जितना डिले होता है, प्रमोटर्स के लिए एग्जिट के रास्ते उतने आसान होते चले जाते हैं और बायर नहीं मिलता है तो डिले होना स्वाभाविक है। क्योंकि आईबीसी की व्यवस्था के अंदर यह भी तो जरूरी है कि जो आप बीमार कंपनी बेच रहे हो उसका कोई ग्राहक भी तो बाजार में खड़ा हो और वो जिम्मेदारी ले कि चलिए अगर 100 रुपए का कर्ज है उसका 15 रुपए वो वापस करेगा। तीसरी सबसे बड़ी चीज हुई कि आईबीसी, जैसे आईबीसी जो जीएसटी के साथ हुआ वो आईबीसी के साथ हुआ। आईबीसी ऐसा सुधार था जो मंदी के बीच में आया। भारत में मंदी के बीच लोगों के पास अपनी अच्छी चलती हुई कंपनियां नहीं चल रही हैं, उनमें लॉसेस हो रहे हैं, तो वो एक डूबती कंपनी, कर्ज में डूबी कंपनी को कैसे खरीदेंगे और उसमें कैसे निवेश करेंगे। डिस्ट्रेस एसेट्स के सेल हमेशा उस इकोनॉमी, उस इन्वायरमेंट में ज्यादा अच्छे होते हैं शुभम, जहां ग्रोथ दिखाई दे रही हो। तो अभी क्या है कि अभी जो कंपनियां बिकने आ रही हैं उन्हीं सेक्टर्स में पहले से कर्ज में फंसी हुई दबी हुई कंपनियां बैठी हुई हैं और इसलिए इन एसेट्स का मार्केट भी अवेलेबल नहीं। तो 3 बड़े कारण थे जिसके कारण इतना ज्यादा डिले दिख रहा है हमको। चलिए सर, ये बात हुई आईबीसी की। अब दूसरी कोशिश NARCL, उसकी गाड़ी कहां अटकी है? NARCL बैड बैंक जिसको हम कहते हैं आमतौर पर, ये और भी बड़ा, मतलब आईबीसी आने से पहले शुभम बैड बैंक की चर्चा शुरू हो गई थी आईबीसी के जन्म से पहले कि भारत में एक बैड बैंक होना चाहिए। बैड बैंक का मतलब ये कि बैंक जो पैसा अपना ना उगा सकें, जो पैसा उनका डूब जाए, जिसको उन्होंने राइट ऑफ कर दिया हो, जिसके लिए उन्होंने प्रोविजनिंग कर दी हो, यानी जिसके लिए उन्होंने अपने कैपिटल से पैसा निकाल कर डाल दिया, उसकी वसूली के लिए एक बैंक बना दिया जाए, उनकी बैलेंस शीट से वो कर्ज उठाकर उन्हें सौंप दिए जाए और वहां से वो पैसे की वसूली कर लें। स्थिति यह है कि जितने हुपला के साथ, जितने बड़े तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बैड बैंक प्रकट हुआ, वो उतना ही सुस्त दिखाई दे रहा है। इस मार्च का आंकड़ा जैसे हमने आप बताया शुभम ने कि 50,000 करोड़ की एसेट्स दी जानी थी रिकवरी के लिए, वो रिकवरी के लिए नहीं आई। ये दूसरा सुधार था जो और भी ज्यादा चर्चा के तौर पर तालियां बजवाने के लिए बहुत बड़ा सुधार था, पर इसको भीतर से जाकर देखें तो सरकार को इससे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी। इसके लिए जो पूंजी रखी गई, इसमें जो गारंटी दी गई, जो रिकवरी की व्यवस्था रखी गई, उसमें सरकार को खुद ही शुभम उम्मीद नहीं थी कि 10 से 12% से ज्यादा की वसूली होगी। तो 15% की केवल रिकवरी का होप शुरुआत में रखा गया था कि जितना कर्ज इसको रिकवरी के लिए दिया जाएगा उसमें 15% की रिकवरी हो पाएगी। और वो रिकवरी कवर करने के लिए 16 अलग अलग बैंकों ने इसमें अपनी इक्विटी पार्टिसिपेशन डाला था। तो 100 रुपए में से 15 से की रिकवरी की उम्मीद थी और वो भी नहीं हो पा रही है क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक प्रक्रिया भारत में बहुत धीमी है। और यहां में एक चीज समझ में आती है कि भारत में डेट रिजोल्यूशन को लेकर, फंसे हुए कर्ज को सुलझाने के लिए, डूबे हुए पैसे को निकालने के लिए भारत का पूरा वित्तीय तंत्र ही इंटरेस्टेड नहीं है। पूरे वित्तीय ढांचे में इसको लेकर कहीं कोई एक्टिविटी या कहीं कोई उत्साह नहीं। इसे एक ऐसा काम माना जाता है जो लगातार हम असफल होते देख रहे हैं और वो बैड बैंक के संदर्भ में भी दिखाई दे रहा है जो हमें सामने, और इसीलिए डिले दिख रहा है। चलिए सर, बैड बैंक की बात हो गई, NARCL की बात हो गई। अगर मैं ऊपर आपसे बड़ी एक ईगल आई से पूछूं कि अगर आप पूरे दूर से इस चीज को देखें तो कर्ज की वापसी, जो फंसे कर्ज की वापसी, इस पूरी मुहिम में हम खड़े कहां हैं दरअसल? शुभम, ये तीसरी बड़ी कोशिश थी और ये मैं बार बार कह रहा हूं कि डूबती कंपनियां बुरी नहीं है, पर डूबती कंपनियों के रिवाइवल में डिले होना बहुत बुरा है क्योंकि उसमें बहुत सारी साख सिस्टम, वित्तीय सिस्टम की साख, बैंकों की साख, कंपनियों पर होने वाली कार्रवाई, ये सब डिले होती है। हम ये तीसरे सुधार के तरफ खड़े थे और तीनों सुधार लगातार असफल हुए हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो पूरा डेट रिजोल्यूशन का, फंसे हुए कर्जों की वसूली का कार्यक्रम है, इसको लेकर बहुत सारे लोग जिनसे मैं चर्चा करता हूं उनकी होप्स खत्म हो रही हैं। पहला सुधार ये था जब सरकारों ने ARCs बनाई थी, तब तक नहीं था। एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनियां बनाई थी, वो ऐसी कंपनियां थी जिनको डूबी हुई बैंकों की एसेट्स दी जाती थी, वो वसूली करके वापस लाती थी।
रिजर्व बैंक का रिकॉर्ड बताता है शुभम कि ये पहला चरण था, ये पहली जनरेशन थी, पहली पीढ़ी थी सुधार की। इससे पहले एक पीढ़ी आई थी जो लिबरलाइजेशन से पहले की थी, जिसको BIFR कहते थे, लेकिन हम उदारीकरण के बाद की इस पीढ़ी की बात कर रहे हैं। 26% वसूली केवल वो कर पाई, 100 रुपए के डूबे कर्ज में से 26 रुपए वसूल कर लेके आई। फिर दूसरी कोशिश की गई बैंक्रप्सी कानून के तहत पे, वहां इतना मुंडन हुआ, इतना हेयर कट हुआ है हमारे सामने, 80% 90% पैसा डूब गया। रिकवरी एवरेज 21% है। अगर आप ओवरऑल पूरे जितने केसेस गए हैं और उनकी रिकवरी को देखें, 21%। ये आंकड़ा 2020 और 2021 की शुरुआत तक का है। बैड बैंक जब आया तो सरकार इतना ज्यादा थक चुकी थी और निराश हो चुकी थी कि यहां तो उसने केवल 15% रिकवरी की उम्मीद रखी है। जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर में जितने कर्ज दिए गए उसमें केवल 15% रिकवरी की उम्मीद है। तो अगर आप देखिए तो एक तरह से ये पूरा का पूरा तीसरी जनरेशन का सुधार आते आते सरकार और पूरी ब्यूरोक्रेसी ये मान चुकी है कि ये रिकवरी नहीं हो सकती। हम ये असफलता इसलिए बहुत खतरनाक और चिंताजनक है कि हम एक महामंदी से उभर कर सामने आ रहे हैं। हम कोविड से, अभी कोविड के NPAs, अभी कोविड के डिफॉल्टर्स, अभी कोविड की चुनौतियां तो हमारे सामने आई ही नहीं है सामने वो जो आएगा NPA उसे कैसे हैंडल किया जाएगा। बिल्कुल, और ये चिंता इसलिए भी आपको और हमें होनी चाहिए क्योंकि भारत की जो बैंकिंग है वो पूरी सेवर्स की बैंकिंग है। हमारा और आपका पैसा जो बैंकों में जमा है उसी से कर्ज दिए जाते हैं। जब ये कर्ज डूब जाते हैं तो टैक्स पेयर की मनी से इन बैंकों को दोबारा पैसा दिया जाता है। यानी कि अगर ATM में आप पैसा निकाल रहे हैं तो ATM से पैसा इसलिए निकल रहा है क्योंकि आप 100 रुपये लीटर का डीजल भरवा रहे हैं। एक चीज इसमें शुभम डालना जरूरी है, लोग ये सवाल जरूर पूछना चाहेंगे कि जो हम जानकारी के लिए जोड़ें कि दुनिया में इस तरीके के प्रयोगों की सफलता कैसी रही, वो भी जानना हमारे लिए जरूरी, क्योंकि हम इस समस्या को गंभीरता से देख रहे हैं। दुनिया में 3-4 बड़े मॉडल हमको बैड बैंक्स की सफलता के दिखते हैं। 1992 से 1997 के बीच स्वीडन में एक बैड बैंक बनाया गया था जिसका नाम था सेक्यूरम। उस सेक्यूरम ने करीब 86% फंसे हुए कर्ज वसूल लिए थे। हमारे 86% डूब रहा है, 80% डूब रहा है, उन्होंने वहां वसूली की थी। जब एशिया में करेंसी क्राइसिस आई थी पिछली 1990s के आसपास, तो मलेशिया में एक बैंक बनाया गया था जिसका नाम था दानहर्ता। उस दानहर्ता बैंक ने करीब 58%, 58% की रिकवरी की थी। कोरिया का बैड बैंक करीब 60%, थाईलैंड का बैड बैंक 46% और इंडोनेशिया का बैड बैंक 23% तक वसूली कर चुका है। इस तुलना में अगर भारत में फंसे हुए कर्जों की वसूली की प्रक्रिया देखी जाए तो हम सबसे पीछे खड़े हुए हैं। सबसे पीछे खड़े हैं। तो ये बात और ज़्यादा चिंताजनक इसलिए हो जाती है क्योंकि दूसरों की तुलना में भी हम पीछे हैं। अगली खबर, इस बार की पॉलिसी में रिजर्व बैंक नीतिगत दरों में यानी रेपो रेट में कोई बदलाव करेगा या नहीं, इसका पता आपको शुक्रवार को यानी कल चलेगा। लेकिन रिजर्व बैंक की पॉलिसी से ठीक पहले बॉन्ड मार्केट से महंगे कर्ज के संकेत मिलना शुरू हो गए हैं। बॉन्ड मार्केट से महंगे कर्ज यानी कि सरकार को कर्ज महंगे मिल रहे हैं। 10 वर्षों के लिए सरकारी बॉन्ड की यील्ड बढ़कर 6.92% पहुंच गई है, जो जून 2019 के बाद सबसे ऊपरी स्तर पर यानी कि 3 साल की ऊंचाई पर है। सर, पॉलिसी से पहले बॉन्ड मार्केट की ये जो तेजी है, क्या कहना क्या चाह रही है? पॉलिसी को लेकर बॉन्ड मार्केट की बेचैनी बहुत स्वाभाविक है। जो जिस तरीके के आकलन शुभम में मिल रहे हैं उस हिसाब से ऐसा लगता है कि रिजर्व बैंक अपनी कल पॉलिसी में ब्याज दरों में बढ़ोतरी शायद नहीं करेगा। एक दुविधा है कि क्या रिजर्व बैंक अपने महंगाई के आकलन में बढ़ोतरी करेगा या नहीं करेगा। वहां पर सारी चीजें टिकती हैं कि अगर वो भारत के महंगाई को लेकर आकलन बदलता है तो उसका असर बहुत सारे आकलनों पर दिखाई देगा। पर किसी भी परिस्थिति में बॉन्ड मार्केट इस बात का संकेत कर रहा है कि सरकार को सस्ता कर्ज मिलना आने वाले समय में मुश्किल हो जाएगा। रिजर्व बैंक अपनी तरफ से रेपो रेट में कोई बढ़ोतरी कमी बेशी करे या ना करे, लेकिन बॉन्ड मार्केट में 7% के आसपास की रेट, जो 3 साल से सबसे का सबसे ऊंचा स्तर है, यहां से इस बात का संकेत है और दबाव है सरकार है रिजर्व बैंक के ऊपर कि यदि कम से कम ब्याज दरों में बढ़ोतरी अगर नहीं की जाए तो देश को या वित्तीय बाजारों को स्पष्ट रूप से यह तो बताया जाए कि रिजर्व बैंक आने वाले समय में महंगाई में बढ़ोतरी कितनी देख रहा है। और यदि रिजर्व बैंक ये भी बता देता है कि महंगाई का आउटलुक क्या है, महंगाई की ट्रेजेक्टरी क्या है, महंगाई का टारगेट क्या है, तो उस हिसाब से आप अगले एक हफ्ते में भारत में बॉन्ड मार्केट में यील्ड्स को एडजस्ट होता या समायोजित होता देखेंगे और उसी का संकेत बॉन्ड मार्केट दे रहा है। इसके बाद अगर रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं करता है शुभम, तो सरकार के लिए कर्ज जुटाने में रिजर्व बैंक को काफी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि हम ये देख चुके हैं कि जब महंगाई बढ़ती है और ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं होती तो बॉन्ड मार्केट सरकार के बॉन्ड कार्यक्रम को नकारता है, उसकी मदद नहीं करता और सपोर्ट नहीं करता। तुम्हारी निगाहें कल की पॉलिसी के बाद उस पर होंगी कि सरकार रिकॉर्ड बोरोइंग करने जा रही है अगले 6 महीने में। उस बोरोइंग कार्यक्रम को रिजर्व बैंक कैसे ड्राइव करेगा? बिल्कुल,
और चिंता उन लोगों के लिए भी होनी चाहिए जिनके होम लोन 7% या उससे कम और कार लोन 7.25 साढ़े 7% पर चल रहे हैं, क्योंकि अब बहुत दिन नहीं बचे हैं जब सरकार, जो सबसे बड़ी ग्राहक है, सबसे सुरक्षित ग्राहक है, जिसके साथ कोई जोखिम नहीं है, उसको 7% पे कर्ज मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर आपके भी कर्ज महंगे होंगे। डॉलर के मुकाबले रुपए में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली। बुधवार को रुपया 55 पैसे की भारी गिरावट के साथ बंद हुआ, जो करीब 4 महीने में सबसे बड़ी एक दिनी गिरावट थी, यानी कि इंट्राडे फॉल था। रुपए में कमजोरी का यह सिलसिला गुरुवार को भी जारी रहा। गुरुवार को सुबह रुपए में 15 पैसे की कमजोरी देखने को मिली। ये हम सब जानते हैं कि रुपया जब कमजोर होता है, आयात महंगे होते हैं, महंगाई भड़कती है, विदेश में पढ़ाई घूमना महंगा होता है। लेकिन ये कमजोर क्यों हो रहा है, ये समझते हैं अंशुमान जी से। सर, क्या वजह है? कमजोरी की दो बड़ी वजह हैं। एक पहली वजह तो ये कि अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने की जो कमेटी एफओएमसी उसके मिनट्स बाहर आए। उन मिनट्स की सूचना के बाद बाजार को ये पता चला कि फेडरल रिजर्व संभावना से कहीं ज़्यादा तेज़ी से ब्याज दरें बढ़ाएगा और अपनी बैलेंस शीट यानी जो कर्ज दे रहा था उसे वो कम करेगा। उसका असर डॉलर इंडेक्स की मजबूती के तौर पर दिखाई दिया और डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ तो उसके पैरेलल, उसकी पैरिटी में रुपया है उसमें हमें कमजोरी दिखाई दी। दूसरा ये कि रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति कल आने वाली, उसके पहले रुपए में ये दबाव है कि भारत में महंगाई बढ़ेगी और अगर ब्याज दरें बढ़ने की संभावना दिखाई देती है तो रुपए के लिए ये अच्छी सूचना नहीं है। बिल्कुल नहीं। तीसरी चीज ये कि भारत के बाजार में विदेशी निवेशकों की बिकवाली में थोड़ी कमी आई है, लेकिन अभी भी बिकवाली जारी है और जितना पैसा विदेशी मुद्रा भंडार से निकला है उसकी वापसी नहीं दिखाई दे रही है। बीच में गिरावट इसलिए रुकी थी 2 हफ्ते के दौरान क्योंकि रिजर्व बैंक ने $5 बिलियन के एक स्वैप की घोषणा की थी, जिसमें वो बाजार से रुपया लेकर डॉलर की आपूर्ति करना चाहता था। लेकिन उसने कुछ समय के लिए रुपए को संभालने की कोशिश की थी, लेकिन अब फिर करीब 15 पैसे की आज की गिरावट और 40 पैसे 45 पैसे 55 पैसे की कल की गिरावट के बाद जो अगला लेवल रुपए का है वो उसमें एक रेजिस्टेंस दिख रहा है 76 रुपए, 76 साढ़े 76 रुपए के आसपास। लेकिन उसके बाद कल की पॉलिसी पर यह निर्भर करेगा कि रुपए का अगला स्तर क्या होगा और फॉरवर्ड मार्केट खासतौर से रुपए पर कैसे रिएक्ट करेगा। बिल्कुल, तो कल की पॉलिसी पर भी आपको विस्तार से हम बताएंगे मनी सेंट्रल में। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। CERC ने पावर एक्सचेंजों से बिजली की दरों पर ऊपरी सीमा 12 रुपए प्रति किलोवाट कैप करने को क्या कहा। इससे ये संकेत गया कि आने वाले दिनों में बिजली के दाम बढ़ेंगे, पावर कंपनियों से इससे फायदा होगा। फिर क्या था, शेयर बाजार में पावर कंपनियों के शेयर उछलने लगे। पावर कंपनियों के शेयरों में आई तेजी से पावर इंडेक्स 14 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, 14 ईयर हाई पर। भारत में बिजली और कोयला के संकट की संभावना बढ़ती जा रही है। सर, ये कोयले का संकट हर दूसरे साल सुनाई देता है हमको, कोई इसका हल क्यों नहीं निकलता? लगातार दूसरे साल हम कोयले की शॉर्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके दो बड़े संकेत हैं। पहला संकेत तो ये कि जो हमने इस रिपोर्ट में देखा, इस जानकारी में देखा कि पावर कंपनियों को 12 रुपए की लिमिट मिलने के कारण उन्होंने पूरी इस बात की संभावना है कि आने वाले समय इतना तो मिलेगा, इतना ही मिलेगा, इतना अधिकतम और इतनी वो दरें बढ़ाएंगी। तो यानी 3 से 4 रुपए की बिजली दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। कम से कम प्राइवेट पावर कंपनियां तो बढ़ाकर डिस्कॉम को सौंपी देंगी। डिस्कॉम उसकी वसूली करके देते हैं, अलग बात है। आपके पास तक आएगी कि नहीं आएगी, अगर नहीं आएगी तो भारत की वितरण कंपनियों के घाटे के टाइम बम पर बैठी हूँ, बम और बड़ा होता जाएगा, ये दिखाई देता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कोयले को लेकर भारत में फिर बड़ा संकट उभरता दिख रहा है। संकट इसलिए उभरता दिख रहा है कि और ये संकट केवल बिजली कंपनियों के लिए नहीं बल्कि गैर बिजली कंपनियां जो कोयले की खपत करती हैं, शुभम, उनके लिए ज्यादा बड़ा है। कोल इंडिया ने गैर बिजली कंपनियों को जो कोयल की आपूर्ति की जाती है उसका दैनिक लेवल कैप कर दिया, यानी उसकी सीमा तय कर दी। 2,45,000 टन से ज्यादा कोयला गैर बिजली कंपनियों को नहीं मिलेगा। यानी स्टील कंपनियां, एल्युमिनियम कंपनियां, मेटल कंपनीज और बहुत सारे और लोग जो कोयले का इस्तेमाल करते हैं अपने उत्पादन में, उन्हें कोयला नहीं मिलेगा। इसके दो बड़े असर हैं। एक बड़ा असर ये कि इन सारी मेटल्स की कीमतों में आग लगी हुई है। यहाँ भयानक महंगाई है। कोयले की कमी के कारण या तो उनके उत्पादन गिरेंगे या उनके उत्पादों की कीमतें बढ़ेंगी। दूसरी तरफ कोयले की आपूर्ति में जो दिक्कतें दिखाई दे रही हैं हमें लगातार, जिस पर हम मनी 9 में अलग अलग बार चर्चा करते रहे, वो आपूर्ति की दिक्कतें बहुत सारे प्लांट्स को या तो उनका प्लांट लोड फैक्टर यानी उनका उत्पादन कम कर रही हैं या उन्हें बंद होने की तरफ प्रेरित कर रही हैं। पंजाब में हमको दिक्कत दिख रही है, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में दिक्कत दिख रही है। रेलवे की कोशिश है कि वो सप्लाई करे, आपूर्ति बढ़ाए, लेकिन उसकी संभावना दिखाई नहीं देती। इस साल की गर्मियों में दो बड़ी चीजें हो सकती हैं। एक,
बिजली दरों में बढ़ोतरी होना तो तय है, बिजली मिले या ना मिले क्योंकि दरों में बढ़ोतरी कंपनियां जो कॉस्ट है कोल की या थर्मल पावर की या बाकी चीज़ों की वो पास ऑन करेंगी, बट महंगी भी होने के बाद भी बिजली मिलेगी कि नहीं मिलेगी और कितनी आपूर्ति दिखाई देगी, इस पर सवाल रहेगा। क्योंकि मार्च में हम बिजली की पीक डिमांड देख चुके हैं और उस समय पावर शॉर्टेजेस हमें दिखाई दिए। बिल्कुल। सरकारी टेलीकॉम कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय फिलहाल ठंडे बस्ते में जाते दिख रहे हैं, विलय ठंडे बस्ते में चले गए हैं। मैं आगे आपको कुछ बताऊं कि क्यों चले गए हैं, क्या वजह है, अंशुमान जी इसका विश्लेषण करें, उससे पहले आप कुछ देखिए, कुछ सुनिए। अगर बीएसएनएल और एमटीएनएल का कंबाइंड डेट, कुछ आंकड़े समझना जरूरी है हमारे लिए। बीएसएनएल और एमटीएनएल का जो साझा कर्ज है वो जनवरी एंड में 59,000 करोड़ रुपए के आसपास, 59,588 करोड़ रुपए था। यानी इनका मर्जर होने के बाद ये एक बड़ा डेट लोडेड ऑर्गेनाइजेशन होगा। सरकार ये भी कोशिश सोच रही थी कि इनके जो एजीआर ड्यूज हैं उन्हें इक्विटी में बदल दिया जाए, इनसे सीधे अपफ्रंट वसूली ना की जाए। करीब 43,000 करोड़ रुपए की बकायदारी एजीआर ड्यूज के तौर पर इन कंपनियों पर भी है, इन्हें पैसा स्पेक्ट्रम का पैसा चुकाना है। जो अंशुमान जी ने बताया, ठीक यही वजह देकर सरकार ने इस विलय को टाल दिया है। सर, क्यों टल गया ये मर्जर और आपको पहले से कैसे पता था? शुभम, ये चीज ये उस दिन भी हमने चर्चा में विस्तार से बताया था कि बीएसएनएल और एमटीएनएल का मर्जर जितनी तेजी से उठा उतनी तेजी से पीछे आ गया, क्योंकि सरकार ने संसद में बताया। उसकी बड़ी वजह मर्जर के पीछे हटने की है कि इसमें एमटीएनएल बड़ी बाधा है। एमटीएनएल के पास करीब 26,000 करोड़ रुपए के आसपास का डेट है, जो 26,000 करोड़ का डेट एमटीएनएल पर है। और बीएसएनएल के चेयरमैन ने ये बात स्पष्ट रूप से कही कि ये 26,000 करोड़ रुपए का कर्ज एमटीएनएल का अगर बीएसएनएल के गले बांध दिया जाएगा तो वो किसी भी सीमा, दुनिया में कुछ भी हो जाए, 26,000 करोड़ के कर्ज की वसूली नहीं की जा सकती। सुझाव यह दिया गया अंदर से कि इस 26,000 करोड़ के कर्ज को अलग ले जाकर एक स्पेशल पर्पस व्हीकल में डाल दिया जाए और उसके बाद एमटीएनएल का मर्जर बीएसएनएल में कर दिया जाए, यानी एयर इंडिया मॉडल, जिसको हम थोड़े समय पहले देख चुके हैं। उसकी चर्चा शुरू हुई और इस पर सरकार तैयार नहीं हो पाई, क्योंकि ये तो फिर प्रेसिडेंट बन जाएगा और इसके आगे जो फंसे हुए कर्ज उनको एसपीवी में डाल दिया जाएगा। और इसलिए यह महाविलय जो भारत की 2 सरकारी कंपनियों का होना था वो चला गया। सरकार ने उसको संसद में बता दिया। यहां से जो बड़ी समस्या शुभम दिखाई दे रही है वो ये कि अगर इनका विलय हो जाता तो शायद सरकार इनके शेयर बेच सकती थी, इनको प्राइवेटाइजेशन के लिए ले जा सकती थी, कंपनियों को, इनमें नए ऑपरेटर्स को लेकर आ जाती थी। ये बड़ा रिफॉर्म सिर्फ इन कंपनियों के बीमार होने के कारण पीछे ठंडे बस्ते में चला गया। अब इसके लिए नई रणनीति कब बनाई जाएगी? अब क्या सरकार बीएसएनएल को जो सुविधाएं देना चाहती थी इस विलय के लिए वो देगी? क्या वो इसकी स्पेक्ट्रम फीस को माफ करेगी? क्या बाकी जो पैकेज बीएसएनएल के लिए दिया गया था वो देगी कि नहीं देगी, हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन हमने ये देखा है कि कर्ज में डूबी कंपनी, सरकारी कंपनियों के विलय हमेशा से मुश्किल में रहते हैं और इसलिए हमने अपने पिछले कार्यक्रम में कहा था कि ये विलय शायद नतीजे तक नहीं पहुंच पाएगा। आज का एपिसोड करके मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कर्ज वाकई बड़ा मर्ज है। देखिए, आईबीसी परेशान, बेड बैंक परेशान, यहाँ बीएसएनएल एमटीएनएल परेशान, कर्ज बड़ा मर्ज है। आज के बुलेटिन में इतना ही। सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, खबरों पर विश्लेषण के लिए। आपसे कल शाम को 7 बजे फिर से मुलाकात होगी मनी सेंट्रल में। देखते रहिए मनी 9।